हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्म गली। आज हम आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो मोहब्बत की आग से शुरू हुई और एक ऐसी जंग में बदल गई जिसने पूरी सल्तनत और हज़ारों जिंदगियां तबाह कर दी। ये सिर्फ कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि एक बादशाह एगममनॉन के घमंड और एक सिपाही की शान की कहानी थी। फिल्म शुरू होती है और शुरू होते के साथ ही ये दिखाया जाता है कि एगममनॉन, जो कि एक बहुत ही ताकतवर बादशाह होता है, अपनी पूरी फौज के साथ एक दूसरे राजा के मुल्क में घुस जाता है। तभी वहां से उस मुल्क का राजा अपनी फौज के साथ एगममनॉन के पास आता है। एगममनॉन और उस दूसरे मुल्क का राजा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वहां का राजा बोलता है एगममनॉन से कि तुम अपनी फौज को मेरे मुल्क से हटा लो। तो एगममनॉन कहता है कि तुम मेरे लिए लड़ो। तो वो राजा एगममनॉन से कहता है कि तुम पूरी दुनिया को हासिल नहीं कर सकते। तो एगममनॉन गुरूर वाले अंदाज में कहता है कि ऐसा कई राजाओं ने कहा था, लेकिन आज वो सब मेरे लिए लड़ते हैं। फिर एगममनॉन कहता है कि ऐसा करते हैं कि इस जंग को पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं। तुम अपना बेस्ट वॉरियर बुलाओ और मैं अपना बेस्ट वॉरियर बुलाता हूं। दोनों वॉरियर में से जिसका भी वॉरियर जीतेगा उसी की विजय हो जाएगी। अगर तुम्हारा वॉरियर जीता तो मैं कल सुबह ही अपनी पूरी फौज को लेकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर मेरा वॉरियर जीता तो तुम अपना मुल्क अपने पास रख सकते हो, मगर जब भी मैं तुम्हें जंग के लिए बुलाऊं तो तुम्हें पूरी फौज को लेकर मेरे पास आना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा। तो दूसरा राजा कहता है ठीक है, और दोनों के बीच में यह मुआहदा हो जाता है। तो वो राजा अपने बेस्ट वॉरियर को आवाज लगाता है, बॉयग्रियस। जैसे ही वो राजा आवाज लगाता है तो उसकी फौज में से एक लंबा चौड़ा तगड़ा पहलवान निकल कर आता है। तो फिर एगममनॉन भी अपनी फौज में से एक सिपाही को आवाज लगाता है, अकिलीस। लेकिन एगममनॉन की फौज से निकलकर कोई भी सामने नहीं आता। दूसरी फौज के सिपहसालार तमाम सिपाही हंसने लग जाते हैं और एगममनॉन को अपनी बेइज्जती फील होने लगती है। तो दूसरा राजा कहता है कि बॉयग्रियस को देखकर अक्सर बड़े बड़े लड़ाकू, बड़े बड़े जंगजू सामने नहीं आते। तो एगममनॉन कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी एगममनॉन की फौज से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है और आके बादशाह एगममनॉन को इन्फॉर्म करता है कि अकिलीस फौज के साथ नहीं आया। एगममनॉन गुस्से में पूछता है तो फिर कहाँ है वो। तो वो कहता है कि मैंने किसी को भेजा है उसे बुलाने के लिए, बस वो आता ही होगा माय किंग। तभी दिखाते हैं कि अकिलीस दो लड़कियों के साथ सोया हुआ है। ट्रॉय मूवी में अकिलीस का किरदार जिसने अदा किया है उसका नाम है ब्रैड पिट, जो कि हॉलीवुड का बहुत ही मशहूर एक्टर है। इस मूवी में ब्रैड पिट ने जो किरदार अकिलीस का अदा किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब अकिलीस उस जगह पर आ जाता है कि जहाँ पर जंग हो रही है और वो देवहैकल शख्स अकिलीस का इंतजार कर रहा होता है। अकिलीस के आने के बाद एगममनॉन बादशाह अकिलीस को कहता है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कोड़े लगने चाहिए। तो अकिलीस बादशाह को जवाब देता है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लो और वापस जाने लगता है। तभी एक दूसरा राजा जो कि एगममनॉन का सलाहकार भी होता है अकिलीस के पास आता है और कहता है कि तुम इन सब लोगों को देखो, तुम अपने तलवार के सिर्फ एक वार से कई हजार लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। और वो इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि जब अकिलीस उस शख्स से लड़ेगा तो इन दोनों की लड़ाई से इस पूरी जंग का फैसला हो जाएगा। अब मैं आपको एगममनॉन के बारे में बताता हूँ कि जो कि बहुत ही ताकतवर बादशाह होता है और इसके अंडर कई सारे मुल्क होते हैं, और वो सारे बादशाह इसके कहने पे जब ये बुलाता है लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ जाते हैं। और अकिलीस इसके मुल्क में रहता है और एक वो बहुत बड़ा वॉरियर है जो कि एगममनॉन बादशाह से नहीं डरता। बल्कि आसान लफ्ज़ में बोलें तो अकिलीस का एगममनॉन बादशाह से 36 का आंकड़ा होता है। जब अकिलीस का खुद का मन करता है तभी वो लड़ने के लिए आता है, वरना नहीं आता। एगममनॉन खुद भी अकिलीस से नफरत करता है और कहीं ना कहीं दिल में अकिलीस का डर भी होता है। अकिलीस उस राजा से कहता है, जो उसे लड़ने के लिए बोलता है, कि सोचो अगर एक राजा अपनी लड़ाई खुद लड़े तो कितना दिलचस्प नज़ारा होगा। और ये बोल के अकिलीस जो सामने एक वॉरियर खड़ा है उससे लड़ने के लिए चला जाता है। फिर अकिलीस भागता हुआ जाता है और अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से उस देवहैकल शख्स को मार देता है और उनकी फौज के सामने खड़ा होकर कहता है कोई और जो मुझसे लड़े, है कोई और। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती बॉयग्रियस का यह हाल देखकर कि अकिलीस के सामने आए और उससे लड़े। तभी उस मुल्क का राजा आता है और आके अकिलीस को कहता है कि ये लो कमान और इसे अपने राजा को देना, जो कि उसकी शाही मोहर होती है। तो अकिलीस कहता है कि वो मेरा राजा नहीं, और अकिलीस चला जाता है। अब इस मूवी का नाम ट्रॉय क्यों है? क्योंकि ट्रॉय की जंग एक इंतहाई फेमस जंग गुजरी है। ट्रॉय एक बहुत बड़ा मुल्क होता है और उस मुल्क में राजा के दो बेटे होते हैं, एक का नाम हेक्टर और दूसरे का नाम पैरिस। और हेक्टर भी एक बहुत बड़ा जंगजू, बहुत बड़ा योद्धा होता है, जिस तरह से अकिलीस होता है, और उसका भी पूरी दुनिया में नाम होता है। हेक्टर और पेरिस दोनों प्रिंस स्पार्टा आए होते हैं, क्योंकि स्पार्टा और ट्रॉय के बीच पहले बहुत सी जंगें हो जाती हैं और ये दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और अमन कायम रखने का फैसला करते हैं।
स्पार्टा का बादशाह हेक्टर और पेरिस और उनके साथ आए हुए सभी लोगों की बड़ी खातिर तवाज़ो करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि स्पार्टा का जो राजा है वो एगमेम्नॉन बादशाह का सगा छोटा भाई होता है और उसकी बीवी का नाम है हेलन। और हेलन बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। हेक्टर का छोटा भाई पेरिस, उसका और हेलन का आपस में अफेयर हो जाता है। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस ट्रॉय की तरफ वापस जा रहे होते हैं स्पार्टा से, पेरिस हेक्टर को बताता है कि मैं हेलेन को अपने साथ लेकर आ गया हूं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हेक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि हेक्टर जानता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो हेक्टर कहता है कि शिप को वापस घुमाओ स्पार्टा की तरफ, हम हेलेन को वापस छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हेक्टर ये दिल में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की नादानी की वजह से ट्रॉय और स्पार्टा के बीच जंग हो और हज़ारों लोगों की जान जाए। फिर पेरिस हेक्टर को कहता है कि अगर आप हेलेन को स्पार्टा छोड़ने जाओगे तो मैं भी उसके साथ वहीं रहूंगा। तो हेक्टर पेरिस को कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, स्पार्टा का राजा तुम्हें मार देगा। पेरिस जज्बाती होकर कहता है कि मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता और मैं मरने से नहीं डरता। आखिरकार हेक्टर को अपने भाई की मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और वो हेलेन और पेरिस को लेकर ट्रॉय की तरफ चलता है। दूसरी तरफ स्पार्टा का राजा एगमेम्नॉन का छोटा भाई एगमेम्नॉन के पास जाता है और उसे कहता है, भाई उन्होंने मेरी बीवी को चुराकर सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की बल्कि पूरे यूनान की बेइज्जती की है। और कहता है कि अब मैं उनके साथ जंग करना चाहता हूँ, उन पर हमला करके उन्हें तबाह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? तो एगमेम्नॉन कहता है कि हाँ, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एगमेम्नॉन ये खुद चाहता है कि वो ट्रॉय पे हमला करके ट्रॉय को तबाह करे और ट्रॉय पर कब्जा कर ले। ये उसका कई सालों का सपना होता है और अब उसे अपना ये सपना पूरा करने का मौका भी मिल जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि अखिलीस एगमेम्नॉन के लिए लड़ना नहीं चाहता। जब एगमेम्नॉन अपने सलाहकार के साथ युद्ध के लिए स्ट्रेटजी बना रहा होता है तो वो कहता है कि माय किंग, हमें अखिलीस की ज़रूरत है, हम अखिलीस के बिना ये जंग नहीं जीत सकते। तो एगमेम्नॉन कहता है कि अखिलीस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ट्रॉय वालों से लड़ने के बजाय उल्टा हमसे ही लड़ना शुरू कर देगा। तो उसका सलाहकार कहता है कि माय किंग, ये एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं लड़ी गई, इतनी बड़ी जंग दुनिया में कभी नहीं देखी गई, तो हमें एक माहिर जंगजू की ज़रूरत है और अखिलीस ही वो जंगजू है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पैदाइशी खूंखार जंगजू है। तो एगमेम्नॉन अखिलीस को मनाने के लिए एक राजा को भेजता है जो कि अखिलीस का दोस्त भी होता है। राजा अखिलीस को कहता है कि उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। तो अखिलीस पलट कर कहता है कि उन्होंने हमारी नहीं, सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। तो राजा अखिलीस को कहता है कि ये एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और इस जंग में जो भी सिपाही, जो भी जंगजू लड़ेगा, उसका नाम हज़ारों लाखों सालों तक याद रखा जाएगा। यही तो अखिलीस का मकसद होता है कि उसका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाए। ये जुमला अखिलीस को सोचने पर मजबूर कर देता है, पर अखिलीस उसे कोई जवाब नहीं देता और उसी दिन अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। अखिलीस की माँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक देवी है, अखिलीस अपनी माँ के पास मशवरे के लिए जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो कि मूवी में नहीं लेकिन हिस्ट्री में मिलती है, कि जब अखिलीस पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे टखने से यानी एंकल से पकड़कर एक तालाब में डुबोया था। तो इस वजह से कहा जाता है कि अखिलीस का पूरा जिस्म अमर था सिवाय उस एंकल के, जहाँ से उसकी माँ ने पकड़कर उसे नदी में डुबोया था। उस एंकल से, सिर्फ उस एंकल के ज़रिए अखिलीस को मारा जा सकता है। अखिलीस की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस जंग में जाओ, लेकिन मेरे बेटे याद रखो कि अगर तुम इस जंग में जाओगे तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आओगे। अगर तुम मेरे पास रहते हो तो तुम्हारी शादी होगी, खूबसूरत बच्चे होंगे और उन बच्चों के बच्चे होंगे, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और वो सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर तुम इस जंग में जाते हो तो जब तक ये धरती मौजूद है तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। वो फिर कहती है कि याद रखो, अगर तुम इस जंग में गए तो कभी लौट कर वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तो अखिलीस कहता है कि माँ, ये जो तुम कह रही हो क्या ये सच में होगा? तो वो कहती है हाँ, मैं जानती हूँ ये सच में होगा। तो अखिलीस भी ये बात समझ जाता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन फिर भी अखिलीस उस जंग में जाने का फैसला करता है। फिर अखिलीस ट्रॉय की जंग के लिए तैयारी शुरू करता है। ट्रॉय के लिए एगमेम्नॉन बादशाह की तरफ से हज़ारों जहाज़ निकलते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर जब अपने मुल्क पहुंचता है तो अपने पिता से कहता है कि हमें हेलेन को वापस भेज देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हेलेन और पेरिस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने
अपने बेटे को बदलते देखा है। हेक्टर कहता है कि मैं अपने भाई के प्यार की खातिर ट्रॉय को जलते हुए नहीं देखना चाहता। तो हेक्टर कहता है कि मेलेनॉस अपने भाई एगमेम्नॉन के पास पहुंच चुका होगा और वो किसी भी वक्त ट्रॉय पर आकर हमला कर देंगे। हेक्टर अपने बाप को समझाता है कि ये बात आप भी जानते हैं कि एगमेम्नॉन सालों से ट्रॉय पर हमला करके ट्रॉय को तबाह करना चाहता है, और कहता है कि याद रखें, अगर उन्होंने हमला किया तो हम ये जंग कभी नहीं जीत सकते, ट्रॉय तबाह हो जाएगा। उसका बाप कहता है कि ट्रॉय की दीवारें ना सिर्फ ऊंची बल्कि इंतहाई मजबूत हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और ना कोई इसे क्रॉस कर पाया। हेक्टर एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है और वो ये नहीं चाहता कि उसके भाई की मोहब्बत की वजह से पूरा ट्रॉय तबाह हो जाए। दूसरी तरफ एगमेम्नॉन की फौज ट्रॉय पहुंचने ही वाली होती है, हजारों शिप्स समंदर में होते हैं। तभी एगमेम्नॉन देखता है कि एक शिप उन सब शिप से आगे निकल जाती है। वो बहुत तेजी से ट्रॉय के किनारे की तरफ बढ़ रही होती है। तो एगमेम्नॉन अपने सलाहकार से पूछता है कि कौन है ये। तो एगमेम्नॉन अपने सलाहकार को कहता है कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये, इसे क्या लगता है कि अपने चंद सिपाहियों के साथ ट्रॉय के किनारे को फतह कर लेगा, ये तो खुदकुशी करने जा रहा है। तो अखिलीस ट्रॉय के किनारे पर अपने खास सिपाहियों के साथ नीचे उतरता है और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जब सब लोग ये देखते हैं तो तमाम जहाज़ों में सिपाही अखिलीस अखिलीस के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये सुनने और देखने के बाद एगमेम्नॉन थोड़ा उदास हो जाता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि ये लड़ाई अखिलीस को जीतने दो, जब कल मेन जंग होगी तो उसे तुम जीतना और लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे। तो एगमेम्नॉन उसे कहता है कि मैंने ऐसी कई जंगें देखी हैं जिसमें लोग बादशाह को याद नहीं रखते और अखिलीस का नाम ही याद रखते हैं। लोग अखिलीस का नाम याद रखें और एगमेम्नॉन को भूल जाएं, ये बात एगमेम्नॉन कभी नहीं चाहता था। अखिलीस अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ता है और ट्रॉय के किनारे को फतह कर लेता है। वहाँ पर अपोलो का मंदिर होता है जिसमें पुजारी भी होते हैं। अखिलीस के लोग जो पुजारी होते हैं उन सबको मार देते हैं, जो कुछ सोना जेवरात होते हैं उन सबको लूट लेते हैं और जो लड़कियाँ औरतें जितनी भी होती हैं उन सबको गुलाम बना लिया जाता है। तभी एक ऐसा पल आता है कि हेक्टर अखिलीस के सामने आ जाता है। अखिलीस के साथी हेक्टर के लोगों को पहले ही मार चुके होते हैं। अखिलीस हेक्टर को नहीं मारता और कहता है कि शहजादे तुम घर जाओ, हमारी जंग कल होगी, और उसे छोड़ देते हैं। फिर अखिलीस जब अपने खेमे में आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बंदी बनी हुई बैठी होती है। तो अखिलीस का सिपाही अखिलीस को कहता है कि हम इसे अपोलो के मंदिर से बंदी बनाकर लेकर आए हैं, और असल में ये लड़की होती है हेक्टर की कज़न। वो अखिलीस को देखकर बोलती है कि तुमने मंदिर के पुजारियों को मार दिया। तो अखिलीस कहता है कि मैंने कई लोगों को मारा लेकिन उनमें से पुजारी कोई भी नहीं था। तो वो कहती है कि फिर तुम्हारे लोगों ने मारा होगा और याद रखो अपोलो देव इसका बदला लेंगे। तो अखिलीस कहता है कि फिर इंतज़ार किस बात का है। तो वो कहती है कि सही वक्त आने का। तो अखिलीस हंसते हुए कहता है कि उसके पुजारी मारे गए, उसका मंदिर तबाह हो गया और उसकी खिदमत गुजार बंदी बनी हुई है, इससे ज़्यादा सही वक्त और क्या होगा। अखिलीस समझ जाता है कि वो रॉयल फैमिली से और वो बहुत खूबसूरत भी होती है। तो अखिलीस उससे पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है। तो वो लड़की कहती है क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए। तो अखिलीस कहता है तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तभी अखिलीस का आदमी यहाँ पर आता है और कहता है कि राजा एगमेम्नॉन ने आपको बुलाया है जीत का जश्न मनाने के लिए। दोस्तों वहाँ पर और भी बहुत सारे राजा होते हैं। अखिलीस के पहुँचने के बाद बादशाह एगमेम्नॉन उन सबको वहाँ से भेज देता है और अखिलीस की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज की जंग के लिए क्या लोग तुम्हें याद रखेंगे। और कहता है कि लोग हमेशा राजा को याद रखते हैं। तो अखिलीस कहता है कि जब हमने ट्रॉय का किनारा फतह किया तो राजा अपनी सेना के साथ समंदर में बहुत ज़्यादा दूर था। तो एगमेम्नॉन कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने अपोलो के मंदिर लूटे। अखिलीस कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो। कहता है कि जो चाहिए ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। एगमेम्नॉन कहता है कि मैं पहले ही ले चुका हूँ, और वो अपने आदमी को बुलाता है और उसके आदमी उसी लड़की को लेकर आते हैं जिससे अभी थोड़ी देर पहले अखिलीस ने वादा किया होता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तो अखिलीस उन लोगों को बोलता है कि अगर तुम अपने घर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो अभी के अभी इस लड़की को छोड़ दो। तो वो लड़की कहती है कि आज पहले ही बहुत खून बह चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का खून बहे। और अखिलीस बिल्कुल चुप हो जाता है। ये देखने के बाद एगमेम्नॉन बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि एक लड़की ने महान जंगजू अखिलीस को रोक दिया। तो वह अखिलीस को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात को ये लड़की मुझे नहलाएगी और कल न जाने फिर क्या हो।
ये सुनने के बाद अखिलीस को बहुत गुस्सा आता है और वो एगमेम्नॉन को कहता है कि ये सब होने से पहले मैं तुझे मौत की नींद सुला चुका हूँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सब जंग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो अखिलीस के लोग जो सिर्फ और सिर्फ अखिलीस के लिए लड़ते हैं वो अखिलीस के पास आते हैं और कहते हैं कि सब लोग जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अखिलीस कहता है कि हम में से कोई भी जंग के लिए नहीं जाएगा, हम जंग नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं और दूसरी तरफ एगमेम्नॉन दूसरे मुल्कों के बादशाहों के और अपने सलाहकारों के साथ आता है। तो पेरिस एगमेम्नॉन को कहता है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ हेलन की वजह से हो रही है, क्योंकि मैं भी हेलन को चाहता हूँ और तुम्हारा भाई मेलेनॉस भी हेलन को चाहता है। तो एक काम करते हैं कि हम दोनों के बीच में जंग शुरू करते हैं, दोनों में से जो भी जीता इस जंग का फैसला हो जाएगा और हेलन को वो अपने साथ रखेगा। एगमेम्नॉन ये चीज़ नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं आया। एगमेम्नॉन का असल मकसद ट्रॉय पर हमला करके ट्रॉय पर कब्जा करने का होता है, ना कि अपनी भाई की बीवी का बेइज्जती का बदला लेने का। तो उसका भाई एगमेम्नॉन को साइड पे ले जाकर कहता है कि मुझे इसे मारने दो, इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और फिर तुम ट्रॉय पर हमला कर देना। अब पेरिस और मेलेनॉस की लड़ाई शुरू हो जाती है और पेरिस बुरी तरह उससे पिट रहा होता है। एगमेम्नॉन का भाई पेरिस को मारने ही वाला होता है, तभी बीच में हेक्टर आ जाता है और वो एगमेम्नॉन के भाई को मार देता है। तभी एगमेम्नॉन जंग का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ अखिलीस अपने मखसूस सिपाहियों के साथ पहाड़ पर खड़ा ये सब नज़ारे देख रहा होता है, क्योंकि अखिलीस आज जंग में नहीं आया और एगमेम्नॉन की पूरी फौज कमज़ोर पड़ जाती है और उनके बहुत बड़े बड़े वॉरियर इस जंग में मारे जाते हैं। एगमेम्नॉन की फौज तकरीबन हार मान ही चुकी होती है और आपस में वो ये बातें कर रहे होते हैं कि हम जिसके लिए आए थे, जब उसका शौहर ही नहीं रहा तो लड़ाई का क्या फ़ायदा। तभी रात को एगमेम्नॉन एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में तमाम राजा शामिल होते हैं, उसके सलाहकार मौजूद होते हैं और सब उसे कहते हैं कि हम ये जंग कभी नहीं जीत सकते अखिलीस के बिना, और कहते हैं माय किंग, हमें अखिलीस और उसके सिपाहियों को मनाना पड़ेगा। तो एगमेम्नॉन कहता है कि मैं उससे कितनी ही रिक्वेस्ट कर लूं वो इस जंग में नहीं आएगा। तो उसका सलाहकार पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। तो एगमेम्नॉन कहता है कि मैंने उसे छुआ भी नहीं और अपने सिपाहियों को दे दी। तो दिखाते हैं कि कुछ सिपाही उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो अखिलीस आता है और उनमें से एक सिपाही को मार देता है और उस लड़की को उठाकर अपने खैमे में ले आता है। तो वो अखिलीस से पूछती है कि तुमने एक महान योद्धा होने का क्यों चुना। तो अखिलीस कहता है कि मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और आज मैं एक महान योद्धा हूँ। तो अखिलीस उससे पूछता है कि तुमने भी तो अपना पूरा जीवन देवताओं के हवाले कर दिया, तुम इस युद्ध के देवता के बारे में क्या कहोगी। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें सारे देवताओं की सम्मान करना चाहिए, सारे देवताओं की कदर करनी चाहिए। तो अखिलीस कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो पुजारी मंदिरों में नहीं बताते। देवता हमसे जलते हैं क्योंकि हम अमर नहीं हैं, कोई भी पल हमारी ज़िंदगी का आखिरी पल हो सकता है। हर चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है क्योंकि हमें मरना है। देखो जितनी खूबसूरत तुम आज लग रही हो आने वाले वक्त में नहीं लगोगी। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जंगली समझती थी। जब लेट जाता है तो वो लड़की एक चाकू लेकर आती है अखिलीस को मारने के लिए और वो चाकू अखिलीस की गर्दन पे रखती है। तो अखिलीस बंद आंखों में कहता है कि मार दो, और वो लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो यकीनन तुम और भी लोगों को मारोगे। तो अखिलीस कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। वो लड़की अखिलीस को नहीं मारती और दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। अखिलीस ये फैसला कर चुका होता है कि अब वो ये जंग नहीं लड़ेगा और वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो अखिलीस बाहर आता है और अपने सिपाही को कहता है कि अपने जहाज़ में सारा सामान रख दो, हम कल सुबह अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी रात को ट्रॉय वाले एगमेम्नॉन की फ़ौज पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये जंग के उसूलों के ख़िलाफ़ होता है कि रात में हमला किया जाए, और हेक्टर इस अमल के लिए सबको मना करता है, लेकिन हेक्टर की बात कोई नहीं सुनता। अब इस जंग में अखिलीस के साथ उसका एक कज़न भी आया होता है, अखिलीस जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अखिलीस से उसकी शक्ल भी मिलती है। अखिलीस का कज़न अखिलीस से इस बात पर बहुत नाराज़ और खफा होता है कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, हमारे मुल्क के सिपाही यहाँ मारे जा रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि हमें उन्हें छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। उसे इस बात से बहुत दुख हो रहा था कि हमारे मुल्क के सिपाही मारे जा रहे हैं। ट्रॉय वाले
एगमेम्नॉन की फौज पर हमला करते हैं तो वो क्या करता है कि अखिलीस का पूरा कवच, उसका हेलमेट, उसका नेज़ा, तलवार, ढाल सब कुछ लेता है, पहनता है और जंग के लिए उसके सिपाहियों को लेकर निकल जाता है। उसके सिपाही भी धोखा खा जाते हैं कि यह अखिलीस है या कोई और। वह अखिलीस समझ के उसके साथ लड़ने के लिए निकल जाते हैं, जबकि वह अखिलीस नहीं होता, अखिलीस का कज़न होता है। जैसे ही अखिलीस और उसके सिपाहियों को आता देखते हैं तो पूरी फौज में एक जोश आ जाता है और सब दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सब ये गुमान कर लेते हैं कि अखिलीस आ गया, क्योंकि उसका कज़न बिल्कुल अखिलीस की तरह ही लड़ रहा होता है, क्योंकि उसको अखिलीस ने ही लड़ना सिखाया होता है। जब उसके कज़न का सामना हेक्टर से होता है तो हेक्टर उसे मार देता है। फिर ये बात सबको पता चल जाती है कि वह अखिलीस नहीं बल्कि अखिलीस का कज़न है। अब हेक्टर वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो अपनी बीवी को रास्ता दिखाकर कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। दूसरी तरफ जब अखिलीस को ये बात पता चलती है कि उसके भाई को हेक्टर ने मार दिया तो ये सुनते के साथ ही अखिलीस आग बगोला हो जाता है और अगली सुबह वो ट्रॉय की दीवारों के बाहर खड़ा होकर हेक्टर को ललकारता है, आवाज़ लगाता है कि हेक्टर हेक्टर। तो हेक्टर बाहर आता है और आपस में लड़ने से पहले हेक्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक इकरार हो, एक अहद हो कि मरने वाला दूसरे को पूरा एहतराम देगा, पूरा सम्मान देगा। तो अखिलीस कहता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई अहद नहीं होता, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी लड़ाई किससे है। फिर इसके बाद अखिलीस और हेक्टर की ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में अखिलीस हेक्टर को मार देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग सीन है, जब आप मूवी देखोगे तो आप इस सीन को बहुत एंजॉय करोगे। अखिलीस हेक्टर को वहाँ छोड़ता नहीं बल्कि उसके पैर बांधता है और उसे अपने साथ अपने खैमे में ले आता है। ये देखकर ट्रॉय वालों को बहुत दुख होता है, क्योंकि हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान होता है और सब हेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर रात को ट्रॉय का राजा अखिलीस के खैमे में आता है और आके उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे को पूरा सम्मान दूँ, पूरी इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार करूँ। तो अखिलीस कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तो राजा कहता है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो मौत से डरता होगा? दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं और अखिलीस फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो हेक्टर की बॉडी को बादशाह को लौटा देगा। तो अखिलीस बोलता है कि हमारे मुल्क में मौत का सोग 12 दिन तक मनाया जाता है। तो वो बादशाह कहता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होता है। तो अखिलीस कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई हमला नहीं करेगा। तभी वहाँ पर ब्रेसिस भी आ जाती है, हेक्टर की कज़न। तो राजा कहता है कि हमें लगा कि आप मर चुकी हैं। तो अखिलीस उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम राजा के साथ महल वापस चली जाओ। और अखिलीस उन दोनों को कहता है कि आप लोग आराम से जाएं, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। इस बात से एगमेम्नॉन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अखिलीस ने उन्हें 12 दिन का पीस कैसे दिया, यही सही वक्त था। हेक्टर भी मारा जा चुका है, उन पर हमला करके उन्हें तबाह करके ट्रॉय पर कब्जा करने का यही असल और सही वक्त था। तो उनका एक सलाहकार कहता है कि ठीक है, हेक्टर तो नहीं रहा, मगर अभी भी ट्रॉय की दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची और मजबूत हैं, हम उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते। तब उन्हीं में से एक सलाहकार, जो कि एक राजा भी होता है, वो एक तरकीब निकालता है। वो लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनवाता है। वो लकड़ी का घोड़ा बनवाकर बीच पर खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर कोई जहाज़ नहीं होता। अखिलीस के वादे के मुताबिक 12 दिन तक कोई भी ट्रॉय पर हमला नहीं करता। जब 12 दिन के बाद ट्रॉय के लोग वापस आते हैं तो वो बीच पर देखते हैं कि लकड़ी का घोड़ा खड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई जहाज़ मौजूद नहीं होता और नीचे बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। तो उनमें से एक पुजारी कहता है कि इन सब ने अपोलो का अपमान किया था, इसीलिए अपोलो ने अपना बदला ले लिया। उन्हें ऐसा लगता है कि देवताओं ने इन्हें सज़ा दी है। अब पेरिस और उनका जो सलाहकार होता है वो मशवरा देते हैं कि हमें इस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए और ट्रॉय की दीवारों के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन पेरिस की बात कोई नहीं मानता। तभी उनमें से एक पुजारी कहता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये अमन का निशान है। पोसाइडन जो कि एक देवता है, ये घोड़ा उसकी निशानी है। और कहता है कि हमें ट्रॉय के अंदर इस घोड़े को लेके जाना चाहिए और पोसाइडन के मंदिर में इसे रख देना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं और इस घोड़े को ट्रॉय के अंदर लेके चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ट्रॉय के लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। जैसे ही वो घोड़ा अंदर लेकर आते हैं, सब लोग जीत का जश्न मनाते हैं और ये गुमान करते हैं कि हम ये जंग जीत गए और एगमेम्नॉन अपनी फ़ौजों को लेकर वापस पलट गया। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एगमेम्नॉन अभी गया नहीं है, समंदर में पहाड़ों के पीछे उसने तमाम शिप्स को छुपा दिया है। जैसे ही रात होती है तो ये दिखाया जाता है कि वो घोड़ा जो ट्रॉय की दीवारों के अंदर आ चुका होता है,
उसमें अखिलीस और बहुत सारे जंगजू छुपे होते हैं जो रात होते ही बाहर आना शुरू कर देते हैं। वो सब उस लकड़ी के खोड़े से बाहर आते हैं और आकर ट्रॉय का दरवाज़ा खोल देते हैं और सिग्नल देते हैं एगमेम्नॉन को दरवाज़ा खोलते के साथ ही। तो एगमेम्नॉन अपनी पूरी फ़ौज के साथ ट्रॉय के अंदर घुस जाता है और वहाँ जो भी मिलता है, बूढ़ा, बच्चे, औरतें, सबको कत्ल कर दिया जाता है और पूरे ट्रॉय को आग लगाना शुरू कर देते हैं। और एगमेम्नॉन ट्रॉय के राजा को खुद मार देता है जो कि हेक्टर का बाप होता है। तभी एगमेम्नॉन देखता है कि ब्रेसिस, जो कि हेक्टर की कज़न होती है, वो एक देवता की मूर्ति के नीचे पूजा कर रही होती है जिससे अखिलीस भी प्यार करता है। तो एगमेम्नॉन जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जो अखिलीस ने टेस्ट किया उसे मैं भी टेस्ट करना चाहूँगा। तभी वो लड़की एक चाकू निकालती है और एगमेम्नॉन की गर्दन में मार देती है और एगमेम्नॉन वहीं मर जाता है। तो राजा के 2 सिपाही जो उसके साथ होते हैं वो उस लड़की को मारने ही वाले होते हैं कि अखिलीस अचानक आ जाता है और आते ही उन दोनों सिपाहियों का सफाया कर देता है। जब अखिलीस उस लड़की को उठा रहा होता है तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से प्रिंस भागता हुआ आता है जो कि हेक्टर का छोटा भाई होता है। और जैसे ही वो ये देखता है तो दूर से तीर चलाता है और तीर सीधा अखिलीस के एंकल, उसके टखने में जाकर लगता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अखिलीस का सिर्फ यही जिस्म का एक हिस्सा है जिसे ज़ख्मी करके उसे मारा जा सकता है। अखिलीस के एंकल से जैसे ही तीर आर पार होता है तो उसे बहुत दर्द होता है। अखिलीस जैसे ही खड़ा होता है उस शहजादे की तरफ आगे बढ़ता है तो वो मुसलसल 3 से 4 तीर अखिलीस के सीने में और मारता है। हालांकि पेरिस की बहन जो उसकी कज़न होती है, जब वो तीर मार रहा होता है तो वो पेरिस के पास जाती है और उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं रुकता और मुसलसल तीर चलाता रहता है। तो अखिलीस उसे समझाता है कि तुम जाओ क्योंकि पूरा ट्रॉय ख़त्म होने वाला है, और वो जाना नहीं चाहती। तो अखिलीस उसे बहुत समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो लड़की अखिलीस के कहने पर प्रिंस के साथ वहाँ से चली जाती है और अखिलीस वहीं गिरकर मर जाता है। इस तरह से एक बहुत बड़े जंगजू, बहुत बड़े योद्धा की डेथ हो जाती है। और उसके मरने के बाद सारे सिपाही वहीं पर खड़े होकर अखिलीस को हैरत के साथ देख रहे होते हैं। और एंड में ये दिखाया जाता है कि अखिलीस की आंखों पर सोने के 2 सिक्के रखकर उसकी बॉडी को आग लगाई जाती है और उसकी महबूबा ब्रेसिस दूर से वो धुआं उठते हुए देखती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। करते हैं कि आपको ट्रॉय की ये तफसीली एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक फिल्म गली को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आप ऐसी दिलचस्प कहानियों से महरूम न रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी की एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ फिल्म गली पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।